सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए दिल से। सर, क्योंकि असम राइफल के बहुत सारे जवानों की कई दिनों से मुझसे रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि मैं आपके साथ बातचीत करूं। उन्होंने कहा कि मेजर मोहम्मद अली शाह सर ने असम राइफल में काम किया है, हमारे बहुत अच्छे पॉइंट्स सर उठाते हैं, तो सर आप सर के साथ थोड़ी चर्चा करिए। तो मैंने कहा कि बिल्कुल, सर को तो असम राइफल के डीजीएआर ने अकोमोडेशन कार्ड भी दिया हुआ है असम राइफल की का, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, वो भी आफ्टर रिटायरमेंट। तो सर, अभी हाल ही में हमने देखा लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा सर की अगुवाई में सबने एक पहल की, और आज हम देख रहे हैं कि असम राइफल को सेना मेडल वापस लौट चुका है। इंडियन आर्मी में जब भी अवार्ड्स दिए जाते हैं, वहां पर 4 से 5 अवार्ड्स असम राइफल के जवान पक्का लेकर जाते हैं। जब भी हमारे जो आर्मी चीफ हैं या कमांडर साहब हैं, तो वो होता है। लेकिन क्या इस बीच हम देखें कि ये जो एमओडी की एक जो लड़ाई है, एमएचए एमओडी की जो लड़ाई है, वहां से भी एक किनारा असम राइफल को आने वाले वक्त में मिल सकता है। जिस प्रकार से इस वक्त तमाम जो असम राइफल की एक्स सर्विसमैन की यूनियन है वो लगी हुई है, और जिस प्रकार से विकास लखेड़ा सर भी असम राइफल के जवानों की बात को बढ़ चढ़कर आगे रख रहे हैं। सर जी जी बिल्कुल, अभी देखिए कोर्ट में मामला हियरिंग में है और बिल्कुल इसमें कुछ एक बात निकल सकती है। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ कि देखिए जो ड्यूल कंट्रोल होता है एक फोर्स का, कि यहाँ से भी कंट्रोल वहां से भी कंट्रोल, तो इंसान तो कंफ्यूज है कि भाई इनकी बात मानूं या उनकी बात मानूं। ये बात मैं भी मानता हूँ। तो यहाँ पर करना है रिपोर्टिंग या वहां पर करनी है रिपोर्टिंग, एक पॉइंट सिंगल पॉइंट हो तो क्लियर होता है डायरेक्शंस। ये बात मैं भी मानता हूँ। लेकिन जो निर्णय आएगा ये सरकार की तरफ से आएगा, सरकार बेहतर जानती है। असम राइफल्स का की जो जवान है इतने बहादुर हैं, इतने निडर हैं, डटे रहते हैं। मैंने इनके साथ मतलब अव्वल दर्जे के हैं, मतलब मैंने ऐसे जवान देखे ही नहीं, सच में ही देखे मैंने। और जो आपने कॉम्बिनेशन कार्ड की बात करी, इसका श्रेय पूरा जाता है मेरे साथियों के, मेरी पुरानी पलटन को, 26 असम राइफल्स को। मेरे जो साथी थे वो इतने अव्वल दर्जे के थे, उनसे इतना सीखने को मिला, लाइफ लॉन्ग सीखना है। ये एक सबूत है, एक टेस्टमेंट है कि जो मैंने सीखा असम राइफल्स में रहते हुए, वो मैं टैक्टिक्स, वो नॉलेज मैं भूला नहीं। मैं वो जिंदगी भर साथ रहती है। उसी का ही जो इनाम मिला वो आई ओ इट टू दीज पीपल, टू टोटली टू असम राइफल्स। तो जी हाँ, जो बिल्कुल ये हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जनरल विकास लखेड़ा साहब डीजी असम राइफल्स समझते हैं जवानों की प्रॉब्लम और सामने रख रहे हैं। तो मैं बिल्कुल देख रहा हूँ कि डीजी साहब जो भी होते हैं, हमेशा उनका इंटरेस्ट रहता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। जनरल नायर साहब थे पहले डीजी। देखिए उनके ऊपर भी कुछ प्रेशर होता होगा कि कुछ बात उनकी मजबूरियां होती होंगी, लेकिन उन्होंने, मैं ये बात जानता हूँ, करीबी से जानता हूँ मैं, उन्होंने सबसे अहम अपनी असम राइफल्स की फोर्स को आगे रखा है। वो और कोई इंटरेस्ट उनका था ही नहीं, और कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस असम राइफल्स को सबसे आगे रखने का। नॉर्थ ईस्ट, that's the focus। असम राइफल भी, क्योंकि असम राइफल को हम देखते हैं तो दूसरी फोर्सेस से काफी ज्यादा अलग है। दूसरी फोर्सेस की अगर बात करें तो वहां पर कोई आर्मी का अधिकारी नहीं जाता कमांड करने के लिए, और ना वो आर्मी जैसी वर्दी पहनते हैं, ना आर्मी जैसे उनके काम है। असम राइफल तो मैं कहता हूं कि आर्मी से भी ज्यादा कठिन परिस्थितियों में रहती है। आपको तो हमेशा काउंटर इंसर्जेंसी में रहना है, आपको हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रहना है। ज्यादा से ज्यादा बदलाव होगा तो आपकी 2 पलटन को उठाकर जम्मू कश्मीर में, वहां पर भी काउंटर इंसर्जेंसी में भेज दिया जाएगा। तो कैसे सेक्रीफाइस को देखते हैं? हम तो 3 साल बाद फिर भी पीस में आ जाते हैं, वहां 3 साल लगा लेते हैं, फिर फील्ड में चले जाते हैं। लेकिन ये जवान जो है बिना एमएसपी के, मिलिट्री सर्विस पे भी नहीं मिलती है जो 5500 मिलती है कि भाई आप स्पेशल काम करें, बिना उसके डटे हैं काउंटर इंसर्जेंसी में। कैसे असम राइफल के जवानों के इस योगदान को, सेक्रीफाइस को आप देखते हैं सर? जब मैं आपको 2002 की बात बताता हूँ, जब मैं कैडेट था ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में, मैं ट्रेनिंग कर रहा था, हमारे एक इंस्ट्रक्टर साहब थे, कैप्टन साहब थे वो। जी। तो अभी जब मैं लाइव आ रहा था, मैं आपको पता है कि एक और चैनल के बीच में था और फिर आपके साथ आया, तो मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज आया। और व्हाट्सएप एक न्यूज़ था, वो भी मैं देखा नहीं है, मैं देखूंगा इसके बाद। वो था मेजर जनरल HS मावी साहब के यहाँ से, जो IGAR है वहां पर। तो उनकी तरफ से ही वो लेटर था। वो बस इतना देखा, इतनी बड़ी खुशी हुई मेरे को कि अरे वो मेरे इंस्ट्रक्टर थे, वो मेरे सब, वो कैप्टन साहब थे, वो प्लाटून कमांडर थे। 2002 की बात है।
और अब मैं देख रहा हूँ वही, तब कैप्टन एच.एस. मावी और अब मेजर जनरल एच.एस. मावी। अब देखिए, मैं उनसे जब बात करूंगा तो मैं बताऊंगा कि बिल्कुल जिस तरीके से आर्मी में हम 2 साल 3 साल फील्ड में काटते हैं, फिर पीस में आते हैं, असम राइफल तो परमानेंट फील्ड में रहती है, परमानेंट नॉर्थ ईस्ट में खास तौर से। हालांकि जम्मू कश्मीर भी गई जा चुकी है, श्रीलंका भी जा चुकी है हमारी पलटन खास तौर से, और साइटेशन भी मिले हुए हैं, और अव्वल दर्जे का काम कर रखा है। लेकिन देखिए, कोई ब्रेक नहीं मिलती फील्ड में ही है। इनका जो टेरेन की समझने की नॉलेज है, जो बूबी ट्रैप जिस तरीके के वो बनाते हैं, जो इनके एम्बुशेस होते हैं घातक। वियतनाम की बात करते हैं लोग, मैं कहता हूँ यार वैसे वियतनाम क्या तुम असम राइफल्स को देख के नहीं आओ, अव्वल दर्जे के लोग हैं वहां पे। तो जी हाँ, मैं देखता हूँ कि इनको भी दे ऑल्सो डिजर्व रेस्ट, इनको भी रेस्ट रिकूप का भी मौका चाहिए। बिल्कुल, आप परमानेंट आप फील्ड में रखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, शिकायत नहीं करते। मैंने बंदों से पूछा पेट्रोलिंग जाने से पहले, खाना जी खाया? हाँ साहब खाया। मैं जानता हूँ खाना नहीं खाया उन लोगों ने, फिर भी झूठ बोला, हाँ साहब खाया। तो उनका वो मोराल रहता है, वो जोश रहता है, वो जज्बा रहता है, वो जुनून रहता है, ओके। हमेशा फॉरएवर रहते हैं। जी, क्या तो असम, बस एक आखिरी सवाल है, थोड़ा छोटा, जिसका छोटा सा जवाब चाहिए, कि क्या असम राइफल की कुछ और रेजिमेंट रेज हो सकती हैं? इसकी बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही थी कि 8 से 10 रेजिमेंट और रेज हो सकती हैं, और ये पीस में रेज हो, और फिर ये रिप्लेस करें उन रेजिमेंट को जो इस वक्त सीआई में है। कहने का मतलब है कि असम राइफल के जवानों को भी पीस का मौका मिले। क्या इस प्रकार की कोई पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर हम देखें, जिस प्रकार से इंडियन आर्मी में रोटेशन होता है वैसे एआर का भी हो? हो भी सकता है शायद, इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। देखिए, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ, वो मेनली राजस्थान बॉर्डर पे, मेनली सरहदों पे तो रहती है, मगर राजस्थान बॉर्डर पे खास तौर से बहुत नाम कमाया है रेगिस्तानों के अंदर। और उसी तरीके से क्योंकि वो पैरामिलिट्री फोर्स है, असम राइफल्स बहुत लोग सोचते हैं कि भाई आर्मी के अंडर ही आती है, इट्स लेड बाय आर्मी ऑफिसर्स, मगर है तो बेसिकली पैरामिलिट्री। और जैसे कि मैंने जब 26 जनवरी पे 2008 में जब कमांड किया था असम राइफल्स का दस्ता, तो हम पैरामिलिट्री सीपीओ के अंदर में आए थे, हम आर्मी के अंदर में नहीं आए थे, और अव्वल दर्जे की मार्चिंग की थी। तो जी हाँ, जैसे आपने बोला कि 10 बटालियन अगर रेस हो सकती हैं, तो वो तो टॉप की जो लीडरशिप है, जी, जैसे कि वो उनको पता होगा एग्जैक्टली क्या है। लेकिन क्या जो प्लान आप है, लेकिन जो आप यस सजेस्ट किया सर, है वो क्योंकि आइडिया रिक्वायरमेंट बुरा भी नहीं। है, जिस प्रकार से म्यांमार के बॉर्डर पे घुसपैठ हो रही है, तो ये माना जा रहा है कि थोड़ी सी और ट्रुप्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने पूरे म्यांमार के बॉर्डर को सील करना है, आप चाहते हैं कि मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में शांति हो, तो आपको पूरे बॉर्डर को सील करना होगा, उसके लिए आपको ट्रुप्स की जरूरत है। तो चर्चाएं बहुत तेज है सोशल मीडिया पर कि और रेजिमेंट आ सकती हैं, असम राइफल के लिए रेज हो सकती हैं, लेकिन ये तो जैसा आपने कहा कि तो टॉप लीडरशिप ही जानती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम और आप वेटरन्स तो सिर्फ असम राइफल के जवानों की हित की बात कर सकते हैं, यही हमारे हाथ में है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल मोहम्मद अली शाह सर, थैंक यू। जैन सर, टेक केयर, थैंक यू। जनरल, मेजर अरे मेजर, मुझे सॉरी मेजर जनरल साहब, काश आपने मेजर जनरल की बात की बीच में, तो नहीं, मेजर जनरल साहब एक और क्लिक कर गया। एक और चीज है, वजह ये है कि आप जो इंटरव्यू करते हैं, आप नॉर्मली मेयर जनरल के साथ करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेयर साहब के साथ कर रहे हैं, तो ये अरे बहुत नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है ना, आप भी उतने ही रिस्पेक्टेड हैं हमारे लिए, जितने बड़े साहब लोग हैं सब हमारे लिए हैं। थैंक यू साहब, जय हिंद, टेक केयर। फेवरेट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जैन साहब टेक केयर।